आदाब। कैसे हैं? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कैसा रहा आपका हफ्ता? मामू का हफ्ता बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा होगा। और एक नई वीडियो लेके मामू हाजिर हैं। थंबनेल में आपने देख लिया। आज की वीडियो जो है पेरेंटिंग के ऊपर है। तो ये पेरेंटिंग के ऊपर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये मेरे अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। तो कि आप इससे समझ सकें, जो लोग बच्चे अभी जवान हो रहे हैं और जो बच्चे अभी बलूगियत में आ रहे हैं और जो बच्चे लड़कपन से बचपन से लड़कपन में आ रहे हैं और लड़कपन से फिर जवानी में आ रहे हैं, तो हम उनकी तरबियत किस तरीके से करेंगे। सब माँ बाप के लिए आजकल यही चैलेंज है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने और अपने वाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स आप तक रखूंगा। आप उनको देखिए। अगर वो अपने आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उससे जो है कम से कम आप बहुत जो है वो फायदा उठाएंगे। और अगर कुछ फायदा होता है, बदलाव होता है, तो मामू के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आजकल जो है वो मुझे कमेंट्स में आ रहा है कि अ, मेरे जो है चैनल का नाम चेंज होना चाहिए। चैनल का नाम है मामू की बैठक। तो आप सब लोगों से इल्तिमास है कि आप जो है सजेशंस दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अगले लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि इसको उर्दू के साथ साथ जो है अब मैं इंग्लिश में भी जो है उस ऑडियंस को भी जो है एड्रेस करना चाहता हूँ। तो मैं आप जो है मुझे सजेशन दीजिए कि किस क्या क्या नाम जो है वो हो सकते हैं, क्या आप समझते हैं। बैठक के एक मेंबर तो ऑलरेडी ये दे रहे हैं सजेशन मुझे, तो बाकी जो है आप लोग दीजिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है जो ये जेन जी हैं, जेन अल्फा हैं, ये इनकी तरबियत को जो है आजकल के दौर में चैलेंज हमारे लिए कैसे की जाए। तो इस चीज को समझे कि पहले टाइम पे जब हम बच्चे थे, तो जनरेशन गैप होता था कोई 40 से 50 साल का। मतलब 50 साल के बाद हम सब कहते थे यार इसकी सोच बदल गई है, ये पुराने सोच का आदमी है, ये नई सोच का आदमी है। मतलब एक बड़ा, अब वो जीरो हट गया। जीरो हटने से क्या हो गया, 4 से 5 साल में जनरेशन चेंज हो गई। जैसे कि आपने ये इसमें देख लिया कि कितनी तेजी से जो है वो जनरेशन चेंज हो रही है। अब जो है जो मिलीनियल थे वहां से जेनजी में आए, जेनजी से अल्फा में आए, जेन और बीटा चलने लगा। तो वजह यही है कि जिंदगी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आती जा रही है। अब इस चीज को तो आप समझ लें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो हमें इसके साथ जीना सीखना है। तो इसके साथ जीना सीखने के लिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के लिए निकाले हैं, वो एक के बाद एक मैं बताता हूँ। इसमें मैं अपनी जिंदगी की लाइफ की जो एग्जाम्पल भी दूंगा। मतलब मेरे अपने बच्चों को मैंने किस तरीके से तरबियत दी, वो भी आपको इसमें मिलेगा। और बच्चे तो दोनों आप जानते ही हैं मेरे, हुसैन और अबीर। तो किस तरीके से इनकी मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर तरबियत की, तो वो भी मैं एग्जाम्पल्स बीच में देता रहूंगा। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है खौफ को छोड़ना। खौफ, क्या खौफ है? बच्चा जो है मोबाइल में लगा हुआ है, यार ये बड़े होके क्या करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा नहीं होगा, क्या कर सकता है ये अगर इसका फ्यूचर, अगर इसने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना और मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं बना, तो कैसे ये अपने जिंदगी गुजारेगा। ये खौफ होता है माँ बाप। अब माँ बाप को हमारे टाइम पे क्या था कि जब हम 9th क्लास में होते थे तो सिलेक्शन हो जाती थी कि जनाब मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग। मेडिकल वाले मेडिकल कॉलेज में चले जाते, वहां पे होता था अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और डॉक्टर बन गए। इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लेके आए, इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और आप इंजीनियर बन गए। अब जमाना चेंज हो चुका है। अब देखिए, ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ये 5 ऐसे जॉब्स हैं जो कि पिछले 5 साल से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब आप समझे, आप ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 5 साल पहले, जो आज करोड़ों रुपए बच्चे जिस पे कमा रहे हैं। तो
हम लोग जो है अपना जो टिपिकल जो है माइंडसेट उससे बाहर निकलना पड़ेगा माँ बाप को, और हमें जो है ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर हमारा बच्चा ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, मार्केटिंग डिजिटल करना चाहता है, या और अभी एक चीज बताता हूं, जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कितनों ने सुना हुआ था 5 साल पहले ये नाम। आजकल ये लोग बच्चे जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब हमें उस अपने माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि जी डॉक्टर इंजीनियर, अभी बहुत कुछ दुनिया में जो है चेंज आ गया, और ये जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये टॉप 5 अगले 2-3 साल में जाके कुछ और हो जाएंगी। आप इसको अगला पॉइंट मैंने लिखा है, राब्ता कायम करें। राब्ता कायम करें मतलब कनेक्शन बनाए, कम्युनिकेशन। अब फर्ज करें आपको अपने किसी स्कूल मोहल्ले में किसी से सलाम दुआ करनी है, आप पहल करते हैं, आप उनसे सलाम दुआ करते हैं, खैरियत पूछते हैं, मुलाकात होती है, हेलो हाय होती है, मतलब आप बड़े आगे कम्युनिकेशन करें अपने बच्चे के साथ, बच्चे के साथ राब्ता कायम करें, बातचीत करें, और उससे उसकी दुखड़े सुने, उससे उससे की जो है बातें जो है पूछे। और वो बच्चा ऐसा होना चाहिए कि जब वो घर से बाहर से आए घर में, तो सारा जो है वो आपके ऊपर आके वो डेल दे और आप उसे एब्जॉर्ब कर लें। बच्चे को इस तरह से तरबियत दें कि हर चीज जो है वो बच्चा आपको बताए। जब बच्चा आपको सब चीजें बताता है उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करने का है। वो अगले पॉइंट्स में बताओ, पहले सुने फिर वजाहत करें। मतलब कि अगर आप उस बाहर से वो आया है और उसकी बात जो है वो कर रहा है, उसकी पूरी बात सुने, बीच में रोक टोक नहीं करें। रोक टोक नहीं करने से जो है आप उससे पूरे जो है फुल टाइम जो तवज्जो से उसकी बात सुने। जब आप तवज्जो से उसकी बात सुनेंगे तो फिर जो है वो, अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी है या वजाहत करनी है, तो या उसको कुछ समझाना है, तो वो बात के लिए रखें, फौरन नहीं करें। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि बच्चे को ना रोक, जब आप रोक बात करते करते रोक देंगे और टोकेंगे नहीं ये गलत हो गया ये गलत, तो क्या है बच्चा फिर वो अपने दिल की बात कहने से गुरेज करेगा, फिर वो अपनी बातों को फिल्टर करना शुरू कर देगा, फिर वो आपको सब बातें नहीं बताएगा, कहेगा यार ये बात करूंगा तो अम्मा या अब्बा वो चीची करना शुरू हो जाएंगे, तो इसको छुपाओ। तो ये चीज जो है ना, ये एटीट्यूड से जो है वो बच्चे की तरबियत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे सारी बातें बतानी चाहिए और इस तरह से बतानी चाहिए जैसे वो अपने एक दोस्त या यार को बता रहे हैं। तो इसको एहतराम का मुजाहरा करें, मतलब रिस्पेक्ट जो है ना वो दो तरफा है, वन साइड की नहीं। हमारे टाइम में ऐसा होता था कुछ घरों में कि वालिद घर के अंदर घुसते थे, लोगों में थरथरी मच जाती थी, कोनों में छुप जाते थे, इधर उधर के बाप का सामना हो जाए, क्योंकि बाप जो है वो तैश में होता था पूरे दिन का, मेहनत करके आया हुआ और कमा के, और उसके बाद घर के अंदर जो है ना वो बच्चों में खौफ होता था। तो जो ये खौफ है ना, ये चीजें जो है, और उसके बाद बच्चा जो है उसको डांटते थे, लगा भी देते थे, बच्चा कुछ नहीं बोलता था, सर झुका देता। आजकल ये दौर नहीं है, आजकल दौर है इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। पहले आपको अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देनी, पहले आपको अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है, फिर आपको। अब कुछ माँ बाप ऐसे हैं, आप लोग खुद जो है इसको एतराफ करेंगे कि सबके सामने बैठ के अपने बच्चों की बुराइयां कर रहे होते हैं। अरे ये तो खेलता नहीं है, और ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो हर वक्त खेलता रहता है, कभी भी देखो बाहर, मतलब उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा। ये हम लोग करते हैं, यही चीज गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझना चाहिए कि दिस रिस्पेक्ट, बच्चे को ये जो सेल्फ स्टीम है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मजबूत होना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर कोई खामी है, तब भी 4 लोगों के बीच में बैठ के आप बच्चे की वो बात नहीं करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि सबके सामने बैठ के, और बच्चा भी सामने बैठा कि ये तो खेलने में लगा रहता है हर वक्त, जब भी देखो ये फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इसको तो हर वक्त पबजी खेलता रहता है। तो इस चीज पे ध्यान दें कि बच्चे को रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको ये देखें कि उसकी उसके अगर आप उसको इज्जत से बात करेंगे, बदले में आपको इज्जत मिलेगी। तो ये दो तरफा मामला है आजकल के दौर में, एक तरफा खत्म हो गया। अगला टॉपिक है वो काम खुद करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें। फॉर एग्जाम्पल, आप तो किताब पढ़ते नहीं, आप सारा टाइम देखते रहते हो और बच्चों से कहते हो बुक्स पढ़ो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, और जो है
टाइम पे जो है उठते नहीं हो और बच्चों से कहते हो नहीं स्कूल टाइम पे जाना है, कॉलेज टाइम पे जाना है। आप बच्चों को समझाते हो कि भाई इज्जत जो है मैं जो रिश्तेदारों के साथ दो, बड़ों के साथ इज्जत से एहतराम से बात करो। खुद अपने बहन भाइयों से अपनी बीवी पे चिल्ला रहे हो, बच्चों के सामने बहन भाइयों से बदतमीजी कर रहे हो, तो बच्चा जो है वो देख के सीख रहा हो। आप जो करेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो तो आप खुद पढ़ना शुरू कर दो। आप चाहते हैं आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो आप खुद स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो। हर वो काम करें जो आप चाहते हो आपका बच्चा करे, पहले खुद करें वो काम। घर में एक खास कल्चर डेवलप करें। क्या कल्चर होना चाहिए घर के अंदर? फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक हो उसमें सब मिलकर डिस्कशन करें। खाने की टेबल पे दस्तरखान पे सब बैठे हुए हो, एक दूसरे से जो है वो आप आपस की बातें हो रही हो, डिस्कशन हो रही हो। टॉपिक जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, करंट अफेयर हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, कोई कुछ भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर बात करी जाए और सबको बोलना का मौका होना चाहिए। सबको बोलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बाप जो है वो तकरीर झाड़े जा रहा है अपनी और माँ जो है वो चुपचाप जो है वो बच्चों को खाना जो है वो दे रही है। नहीं, सबको अपने जो है बोलने का हक होना चाहिए और एक कल्चर होना चाहिए कि सब जो है वो उसको डिस्कस करें उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। कभी कोई रिलीजियस पॉइंट निकाल लिया, नमाज का क्या तरीका है, तो क्या किस तरह से पढ़ेंगे, या कोई हदीस पे बात कर ली, या कोई साइंटिफिक चीज के ऊपर बात कर ली, मतलब या करंट अफेयर पे बात कर ली। बच्चों को जो है ये चीजों पे इन्वॉल्व करें, बातचीत करना सिखाएं, बच्चों को अपना माफी जमीर बयान करना सिखाएं, तो उसके अंदर जो बात है वो किस तरह से बाहर निकालेगा, ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, इससे दुश्मनी मत करें। अक्सर मतलब माँ बाप क्या करते हैं, छीन लेते हैं बच्चों से, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ये नहीं कर सकते तुम। अरे बाबा, आप इस चीज को समझें कि सारा दिन आप ऑफिस में अपने काम पे बिजी थे, घर में आए थके हुए हैं, आपने क्या करा, मोबाइल उठाया और एंटरटेनमेंट ढूंढनी शुरू कर दी। माँ ने सारा दिन खिदमत की घर में और खाना पकाए, घर की सफाई, ये वो सब कुछ किया और अपना जो है एंटरटेनमेंट इसके अंदर ढूंढ ली। अब आपके ख्याल में आपका बच्चा एंटरटेनमेंट काम ढूंढेगा, वो भी इसी में ढूंढेगा। अब आपको चाहिए कि आप इसको अपनी जो है गेम का कल्चर जो है वो प्रमोट करें घर के अंदर। खेलें बच्चों के साथ, कोई भी गेम हो सकता है, कैरम बोर्ड ही खेलें, लूडो ही खेलें, कोई मसला नहीं, कुछ भी खेलें। और जो है उनको पार्क ले जाएं, उनको मतलब आप उनको एक्टिविटी दें। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी देंगे उतना ज्यादा ही मोबाइल से दूर रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे घर में कराची में डॉन अखबार आता है। आप लोग हंस रहे होंगे आज के दौर में अखबार आना, क्योंकि आजकल तो सब मोबाइल के ऊपर अखबार पढ़ते हैं, लेकिन फिजिकल मेरे पास डॉन अखबार लगा हुआ है। तो वीकेंड पे डॉन अखबार में कुछ क्विज आते हैं। तो क्या होता है कि हम इंटरनेशनली जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं खाने के ऊपर। जब हम खाना खा रहे होते हैं रात का, तो हम सब कनेक्ट हो जाते हैं। जर्मनी से हुसैन वनीजा, इधर से अबीर और उसकी अम्मी, या दुबई से मैं, हम सब कनेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी वाइफ है वो एंकर बन जाती है, वो सवाल पूछती है और हम सब में जो है कंपटीशन होता है और सबका यही टारगेट होता है कि बाबा को हराना है आज। बाबा को हराना है तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है कि मैं कभी कभी चैलेंज दे देता हूँ कि कभी 10 दिरहम मिलेंगे, 5 दिरहम मिलेंगे, या कभी ऐसे ही। तो उसमें ये है ना, सब अबीर हुसैन को बीट करने की कोशिश करती है, बीर और हुसैन अबीर को, और इसी तरह से जो है वनीजा जो है वो भी जो है आंसर देती है और मैं भी कोशिश करता हूँ। अब कभी कभी ऐसा जो है ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। इस हेल्दी एनवायरनमेंट से क्या होता है कि आदमी इंगेज हो जाता है और वो जो है अपनी जो है वो जो एंटरटेनमेंट है उसको वो मिलती है। इस तरह से आप भी इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देखें कि किस तरीके से जो है ना वो आप अपनी फैमिली को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक तरीका अपनी लाइफ में सब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जिम्मेदारी दें बच्चों को। हमारा क्या है कि हम बच्चों को जो है ना वो उससे बढ़ के नहीं, यार ये खराब कर देगा, ये नुकसान कर देगी, ये हो जाएगा, तो हम जो है ना उनको जिम्मेदारियों से हटाते हैं। तो वो लोग जो है ना मेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं रहते। अब एक आपको अपनी लाइफ से एक और एग्जांपल देता हूँ। दुबई में जब हम रहते थे तो बच्चे मेरे जब छोटे थे,
तो दुबई के आपको पता है कि रमजान के अंदर जो है वो एक ट्रेडिशन है हरीसे का, हरीसे से रोजा खोला जाता है। तो हम लोग हरीसा लेने जाते थे, तो गाड़ी के अंदर पूरी फैमिली, और मैं लेता तो जाके उतर के, फिर मैंने एक दिन कहा कि चलो आज हुसैन लेके आए। हुसैन बहुत छोटा सा, तो हुसैन ने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा ये लो 20 दिरहम का नोट है, इसको लेके जाओ आप, और वहां जाओ और उनसे कहो अंकल से 10 दिरहम का हरीसा चाहिए, 10 दिरहम वापस लेके आओ। उसने कहा ओके बाबा। तो गया अंदर। बहुत थोड़ी देर बाद जो है ना, आया वो, थोड़ा सा मुंह लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बाबा वो अंदर बहुत रश था, सब ऐसा धक्के दे रहे थे, ऐसा हो रहा था, मेरे हाथ से ना पैसे गिर गए। मैंने बहुत कोशिश की नीचे तलाश करने की, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, और लोग जो है बड़े बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो फिर मैंने एक और नोट निकाला, अभी अब की दफा मैंने निकाला 200 का। मैंने कहा ये लोगे। अब जब मेरा 200 का नोट देखा, मेरी वाइफ जो है ना वो चिल्लाई। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, अभी नुकसान करके आया 20 रुपए का, अभी तुम 200 रुपए दे रहे हो, तो ये तो फिर ये भी फेंक देगा। मैंने कहा नहीं नहीं फेंकेगा, आप फिक्र नहीं करो। फिर मैंने उस को समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, ये जो नोट है जैसे तुमने मजबूती से पकड़ना है, काउंटर पे जाना है, और ये तुम 10 दिरहम का हरीसा लोगे, और 190 दिरहम काउंट करके वापस मुट्ठी में अच्छी तरह से दबा के लेके आओगे, और हरीसा भी लेके आओगे। थोड़ी देर बाद देखा हुसैन साहब फातिहाना चलते वहां हाथ में हरीसा है, लाके मेरे हाथ में नोट दे दिए। मैंने गिने 190 थे, मैंने कहा शाबाश। तो ये एक मैंने अपनी लाइफ जो जिंदगी से आपको एग्जाम्पल दी, इस तरह से बच्चों पे जिम्मेदारियां डालना। घर में दस्तरखान लग रहा है, बच्चे लगाएंगे दस्तरखान, सामान जो बर्तन उठाने हैं बच्चे उठाएंगे, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ के मैं तो कहता हूँ बच्चों से बर्तन धुलवाओ, आपको अगर धोए। तो इस तरह से जो है ना बच्चों को पता होगा यार ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे कपड़े हैं, इसको मैंने इस्त्री करना है, इसको मैंने वॉशिंग मशीन में डालना है, ये कपड़े मैंने इस तरह रखने, उतारे हुए कपड़े इस तरीके से जो है वो, ये सारी तरबियत जो है ज्यादातर माँ की तरफ से आती है। तो इस चीज को, अब जैसे मेरी वाइफ है, वो कभी भी जिंदगी में जब भी मेरे साथ, इतना टाइम हो गया, कभी भी घर से बाहर निकलती है तो वो घर को इस कदर नीट एंड क्लीन करके निकलती है कि वापस आए तो कोई मसला ना हो। ऐसा नहीं है कि घर उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है कमरा, सामान इधर पड़ा हुआ है, कपड़े इधर पड़े हुए, नहीं। हर चीज को वो ऑर्गेनाइज करके और तरीके से निकलती है। ये उनकी एक आदत है। तो आदत होने का क्या है, वो फायदा कि अब जो बेटी है और बेटा भी दोनों, वो इसी को फॉलो करते हैं। वो कोशिश करते हैं हर चीज को जगह पे वापस रखें, हर चीज जो है वो उसके हिसाब से चले। तो ये बात जो है इसको ध्यान में रखें कि ये बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको उनको एग्जाम्पल बन के दिखाएं, ताकि बच्चे जो है उसको फॉलो। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि हर वक्त इसलाह नहीं करते हैं। अब बच्चों को इसको समझे आप कि हर वक्त रोकना टोकना नहीं है अच्छा। अक्सर माँ बाप के साथ ऐसा होता है, जैसे बाप को या माँ को देख रहे हैं बच्चे या बच्ची को, के लो ये आ गए, अब ये चीची करेंगे, अब ये हर बात पे जो है ना नुक्स निकालेंगे, मेरे मेरे अंदर बुराई निकालेंगे, मेरे अंदर ये, और मुझे कंपेयर करेंगे फलाने के बच्चे ने तो ये कर लिया, तूने क्या किया। तो इस चीज से परहेज करें अपने आप, ये हरगिज भी ना करें। बच्चे की इस्लाह करनी है तो उसके लिए एक टाइम है। जब बच्चा स्कूल से बैठा हुआ है और वो उस माहौल से निकल आया है जहां पे आप समझ रहे थे इसको समझाना है, और फिर वो सुकून से आपके पास बैठा, फिर आप समझाओ बेटा उस वक्त आपने ये जो बात कही थी, ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से। उस वक्त बच्चा आपकी बात सुन लेगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे जब एक्शन हो रहा होगा, जब आप उसको रोक के और उसको कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बच्चा रिएक्ट करेगा, बच्चा नहीं सुनेगा। हमारा क्या है, हम एज अ माँ बाप अपने आप को ड्रामे का डायरेक्टर समझ लेते हैं। अब वो क्या है, वो एक्टर जो है वो तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे बैठना है, तुमने ये बात करनी है, तुमने इधर मुंह करना है, तुमने, ये ड्रामा नहीं है, ये रियल लाइफ है। इसमें बच्चे को आप लिबर्टी देंगे, ठीक है, लिमिट्स बताएंगे, डेफिनेटली लिमिट्स बताएंगे कि क्या लिमिट है, लेकिन लिबर्टी देंगे आप। लिबर्टी देने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इस चीज को समझें, आपने लिमिट्स बतानी है, और जो है, और उनको उसको मतलब ऐसा नहीं है कि सिरात मुस्तकीम एक बारीक सी लाइन है जिसके ऊपर आपने चलना है, इधर उधर होए गिर गए, नहीं। एक चौड़ी शाहराह है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन उस शाहराह से बाहर नहीं जा सकते, अपनी लिमिट्स में। तो उसके हिसाब से बच्चों को छोड़ दें, आजाद करने दें, और उसको जो है हर एक चीज का टाइम टेबल बना लेंगे। भाई अगर तुम्हें मोबाइल देखना है, पबजी खेलना है, या कोई काउंटर स्ट्राइक खेलना है, तो ये 10 इतने बजे से इतने बजे तक, उसके बाद ये करना है तो उसका इतने बजे से इतने, डिसिप्लिन। अब जब बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएंगे तो आपको खुद भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा।
बच्चों को तवील फासले की दौड़ के लिए तैयार करें, मैराथन रेस के लिए। अब आपको तो पता है कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उधर जो है हॉर्सेस की इंड्योरेंस रेस होती है 120 किलोमीटर की। ये 120 किलोमीटर की रेस ऐसे नहीं होती कि स्टार्ट किया और खत्म कर दिया 120 किलोमीटर, ऐसे नहीं होती। जो छोटी रेसें होती हैं, स्प्रिंट रेस है, वो 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की, वो तो स्टार्ट से एंड तक 1-2 मिनट में फिनिश हो जाती है। लेकिन ये 1-2 मिनट में फिनिश होने वाली रेस नहीं होती इंड्योरेंस रेस। इसमें क्या होता है, 120 किलोमीटर को अलग अलग लूप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक लूप 24 किलोमीटर का है या 26 किलोमीटर का है, तो उसके बाद रास्ते में भी जो है घोड़े को पानी वगैरह सब अरेंजमेंट होती है। वापस वो वेट गेट के ऊपर जब आता है तो वहां पे डॉक्टर उसका मुआयना करते हैं, उसकी सेहत का मुआयना करते हैं। वो 40 मिनट वेट करता है, राइडर जो है रेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो अगला लूप पे जाता है। तो इस तरह लूप 4-5 लूपों में वो पूरी रेस खत्म होती है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी भी है। हमारी जिंदगी ये नहीं है कि हाई जंप है, एक भागो, बड़ी जंप लगा लो, खलास नहीं। आप अपनी जो है बाउंड्री के अंदर जा रहे हैं और मैराथन रेस में आप स्लो भी होंगे, रुकेंगे भी, आराम भी कर लेंगे बैठ के, तेज भागेंगे भी। अल्टीमेट गोल ये है कि फिनिश लाइन को टच करना है, ये अल्टीमेट गोल है बस। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे कि मैराथन रेस के हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेन करना है। अपने बच्चों को ये नहीं कहना कि भाई जनाब अभी करो, अभी खलास नहीं। आपने टाइम देना है, अपनी लिमिट्स बतानी है उनको कि भाई ये तुम्हारी फिजिकल लिमिट है। अगर आप लड़का है और वो लड़की है, उसके साथ क्लास फेलो है या कोई और है, तो उसके साथ अगर वो खाने पे जाना चाह रहा है या कुछ है, अलाउ करें। लड़की है, उसके क्लास फेलो लड़का है, उसके साथ जाना चाह रहा है, अलाउ करें। लेकिन अपनी फिजिकल लिमिट्स बता दें कि भाई ये फिजिकल लिमिट है और इससे आगे आपने नहीं बढ़ना है, और इसमें जो है आप आजाद हो, आप जाओ, घूमो फिरो और जो अपना एंजॉय करो लाइफ को, कोई मसला नहीं। ये मैंने अपनी जिंदगी से जो है कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जिससे जो है मैं समझता हूँ अगर मैं आप लोगों को उससे थोड़ा भी कोई फायदा होता है तो मामू के लिए दुआ कीजिएगा। तो जनाब, थप्पड़ हो गई, बहुत ज्यादा बोल लिया, अच्छा थोड़ा पानी पी लो। अब एक किस्सा सुनाते हैं। आज का किस्सा फिर मेरे इन लॉज की तरफ से। आपको पता है इन लॉज हैदराबाद में है, तो जहाँ पे मेरे इन लॉज का घर है और उसके सामने उनकी फुप्पो का घर है। तो जिस तरह यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वहां पे भी होती है। लेकिन मैं इसको जानता नहीं था। मेरे एक वाइफ की सिबलिंग की जो है शादी थी, तो मैं यहाँ दुबई से गया तो अटेंड करने के लिए। तो फंक्शन चल रहा था, बड़ा धुआंधार किस्म का जो है। और मैं थोड़ी देर में फंक्शन देखा, उसके बाद मैं थका हुआ था, मैंने कहा मैं जाके आराम करूंगा। अब उस घर के अंदर जो मेरे लॉस का घर था, वहां पे बहुत चहल पहल, हल्ला गुल्ला, सब कुछ हो रहा था। तो हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा चले मैं आपको पप्पो के घर में ले जाती हूँ, वहां पे आपका बिस्तर कर देती हूँ, आप आराम करें जाके। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो अ, वो ले गई, वो एक कमरे में ले गई, और उस कमरे में जो है ना, कमरे में जाने से पहले उनसे लोग जो है ना सरगोशियां कर रहे थे, उनकी फुप्पो के, जो उनकी कजन है, बच्चे फुप्पो के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपस में क्या बातें कर रहे, ना ही मैंने कोई ऐसा ज्यादा खास पूछा। तो उन्होंने जो है कमरे के अंदर दो, एक मसहरी और एक चरपाई का मतलब था, और बीच में जो है उन्होंने नीचे बिस्तर मुझे बिछा के गद्दा वद्दा, और मुझे कहा कि आप यहाँ पर लेट जाइए। ठीक है, मैं दे दिया। अच्छा, उसके बाद उस जमाने में आपको पता है कि एक मोबाइल नोकिया वाला होता था, उसमें बस वो एक सांप वाले गेम, वही खेलते थे। बाकी इस तरह का नहीं था जैसे आजकल है। तो मैंने वो थोड़ी देर गेम वेम खेला और मैं सोने की कोशिश करने लगा, सो गया। उसके बाद मेरी आंख खुली दरमियान में, तो देखा कि बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी सी रोशनी है कमरे के अंदर। दरवाजा, क्योंकि मैं खोल के सोया था, लेकिन दरवाजा भिड़ा हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ, लेकिन भिड़ा हुआ है। मैंने थोड़ा सा करवट ली, देखा तो बेड के ऊपर जो है, चरपाई के ऊपर कोई सो रहा था, पूरी चादर ताने। तो मैंने कहा हो, ये मेरी वाइफ आई होगी फंक्शन खत्म होने के बाद, और उसने कहा होगा कि यार इस सफार को डिस्टर्ब नहीं करो, तो सो गई। तो मैंने कहा चलो अब सो गई, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ। तो मैंने जो है चादर हटाई। चादर हटाई तो वहां पे मुझे पैर नजर आए। मैंने कहा यार ये उल्टी क्यों सो रही है, सरहाना तो यहाँ पर है बेड का, और ये सो रही है उल्टी। फिर मैंने जो है दूसरी तरफ से उठाया, जब दूसरी तरफ भी पैर, और मैं तो उछला, मैंने कहा ये क्या है।
मैंने जल्दी से चादर पकड़ के तेजी से हटा दी। तो ये क्या है? देखो अंदर, अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा यार मेरे तो क्लियर पता चल रहा था कोई ना कोई यहाँ लेटा हुआ है, उसके ऊपर पूरी चादर तनी हुई है। बैठ गया मैं उठ के, मैंने कहा यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू जो है ना मुझे आ रही, गुलाब के फूल। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ रही? फिर मैंने सोचा फंक्शन तो हो रहा है वो सामने वाले घर में, तो यहाँ पर जो है उस वक्त तक फंक्शन चल रहा था, तो मैंने कहा वहां पे हो रहा है खुशबू फूलों की, यहाँ पे कहा। मैं उठा, दरवाजे से बाहर निकला, डाइनिंग हॉल ड्राइंग रूम का था उनका, डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम, उसमें से मैंने पार किया और सहन की तरफ आया। सहन की तरफ आके जब मैंने देखा सहन के एक कॉर्नर पे तो एक दिया जल रहा है। मैंने उस दिए को देखा और बहुत सारी फूलों की पत्तियां, वहां से बहुत स्ट्रांग गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। नीचे देखा तो नीचे सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि कव्वाली सुन रहे हैं या कुछ और इस तरह। मैंने कहा यार फंक्शन तो उधर हो रहा है, ये लोग इधर बैठे हुए क्यों? और अच्छे खासे लोग बैठे जमीन के ऊपर। मैंने आगे जाके देखने की कोशिश की तो किसी का भी चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। यार लोग तो बैठे हैं क्या? फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन लोगों के ऊपर मेरा कदम चला गया। फिर मुझे एहसास हुआ यार ये जो है नॉर्मल लोग नहीं, ये तो कुछ अजीब मखलूक है। फिर मैं और आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे दिया जल रहा था। वहां पे मैंने ध्यान से देखा, दिया जो है वो जल रहा है और उसके निशानात ऐसे बता रहे थे वहां पे कि वहां पे मुस्तकिल तौर पे दिया जलता था, मतलब रेगुलर जल रहा है, हर रोज ही जलता होगा, वो निशानात ऐसे थे और गुलाब की पत्तियां रखी हुई थी। मुझे जो है समझ में नहीं आया क्या है। फिर मैं वापस वापस जो है अपने कमरे में आके बैठ गया मसहरी के ऊपर। तो बैठा रहा, इंतजार करता रहा। तो जब फंक्शन वगैरह खत्म हुआ, समेटा समाटी होने के बाद वाइफ मेरी आई कमरे के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि बेगम ये यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है पैरानॉर्मल? तो उन्होंने कहा हाँ होती है। मैंने कहा, खुदा की बंदी, तुझे पता था कि तेरा मियाँ जो है वो किस टाइप का आदमी है, उसको ये चीजें दिखाई दे जाती है, और तूने मुझे यहाँ छोड़ दिया? उसने कहा इसीलिए तो छोड़ दिया तुम्हें, मुझे पता है तुम डरोगे नहीं। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है बेगम, अगर मैं डर के मर जाता क्या होता खौफ के मारे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम फेस कर लोगे, मुझे पता। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या दिखाई दिया? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर खैर थोड़ा टाइम के बाद जो है सुबह में नाश्ता वगैरह हो गया, तो फिर ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया। दोबारा फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन वो लोग नजर नहीं आए। तो ये आज का जो है किस्सा था जो मैंने कहा आपके आज का शेयर सुनते जाएं। कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, इर्द गिर्द के लोगों का, सबका ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।